नेक्स्ट पार्ट। दरवाजे पे मध्यम सी दस्तक हुई तो वो सरस से कुर्सी से उठी और एक नजर सोती डीजे पे डाली, दूसरी अपने जेर इस्तेमाल बैंक में जो दोबारा से बिना सिल्वर और शिकन के बनाया जा चुका था, जिसपे तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी ना रही थी, और दरवाजा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाले नूर हशाश बशाश में मुस्कुराती खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुली हुई चांदनी से। स्कार्फ चेहरे के गिर लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफेद जींस पहने, शाने पे बैग और हाथों में चाबियां का गुच्छा पकड़े हुए पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम अस्सलाम। आओ हाले, मैं तुम्हारे ड्रॉम में गई थी मगर तुम उधर नहीं थी। मैंने अंदाजा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज पर रखा और कुर्सी खींच के नफासत से बैठी। हाँ, मैं अलीउल सुबह इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खदीजा सो रही है? हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा, जहां डीजे दो मोटे कंबल गठरी की सूरत खुद पे डाले सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फोन रजिस्टर करवाने चलें। तुर्की में गैर मुल्की फोन पे तुर्क सिम कार्ड एक हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फोन भी ले जाओ। मैं अभी 2 घंटे मजीद सोऊंगी। कमलों के अंदर से आवाज आई तो हाले मुस्कुराती। मुस्कुराते हुए इसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थी। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थी। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो आई थी। अभी वो स्याह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती स्याह लंबी कमीज में मलबूस थी। शेफून का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे, ऊपर लंबा स्याह स्वेटर पहने हुए थी जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती, और कुछ दिन बदकिस्मत दिन जब मेरे पास कार नहीं होती, और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे। अगर वहां से फोन रजिस्टर ना हुए तो जवाहिर चलेंगे, उसके बाद वहां से जहांगीर। जवाहिर? हया ने अब्रो उठाई। जहांगीर को इसने किसी तुर्क का नाम समझकर नजरअंदाज कर दिया। जवाहर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओ अच्छा, जैसे पाक टावर। ऊपर कमलों में से आवाज आई। पाक टावर? हाले ने गर्दन उठाकर खदीजा के कमलों को देखा। हमारा पाक टावर एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल शुमार होता है, वो गुनगुना आवाज में बोली। नाइस। हाले 27 से मुस्कुराकर बाहर निकल गए। हया ने इसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी पे चढ़कर डीजे का कंबल खींचा। ये पाक टावर एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? इसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है, थोड़ा सा शो मारने में क्या हर्ज होता है। डीजे रप से फिर कंबल में घुस गई। नेक्स्ट पार्ट। हाले ड्राइव करते हुए मुतासब से बार बार माजरत कर रही थी। फोन रजिस्टर नहीं हो सके थे। एवाई की दुकान पहले तो मिली नहीं, दूसरी मोबाइल की कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थी, यूं जैसे आपको जोंग की दुकान की तलाश हो और हर तरफ यूफोन की दुकानें हों। बमुश्किल एक दुकान मिली तो इसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिनटों पर भी इसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा ये काम, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर तुम्हारा दूसरा काम तो कर दूं, जहांगीर चलते हैं। हाले ने गहरी सांस अंदर की थी। गाड़ी सड़क पर रवा दवा थी और खिड़की के बाहर हर सुबह बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम एड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने ही वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइव करती हाले को देखा। जहांगीर? और किधर? वहां क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा जो था तुम्हें ले जाऊंगी, सुबह बताया भी था, भूल गई? तुम मुझे इधर लेकर जा रही हो, वो हक्का बक्का रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस बताओ, स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। ओह हाले, इसने हड़बड़ाकर पर्स से मुड़ा तुड़ा सा कागज निकाला। इस कागज पर देखा इस इलाके का नाम जहांगीर लिखा था। वो इसे सहांगीर पढ़ रही थी। अब इसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज से पढ़ा जाता है। अगर इसे जरा सा भी अंदाजा होता कि इधर जाना है तो वो तहाइफ ही उठा लेती जो अम्मा ने भेजे थे। जरा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती। लो, ये तो सामने ही था। अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तुमने फोन पे फीड कर लिया है ना?
जब फारिग होना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी, घंटा तो मुझे भी लग जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने बेतवज्जी से इसकी हिदायत सुनी और दरवाजा खोलकर नीचे उतरी। इसके दरवाजा बंद करते ही हाले गाड़ी जन से भगाकर ले गई। वह खूबसूरत छोटा सा बंगला था। बैरूनी चार दीवारी की जगह सफेद रंग की लकड़ी की बार लगी थी। गेट भी लकड़ी की बार का बना हुआ था। गेट के पीछे छोटा सा बागीचा था और इसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दाखिली सफेद दरवाजा जरा ऊंचा था। इस तक चढ़ने के लिए 2 स्टेप्स बने थे। स्टेप्स के दोनों तरफ खुश रंग फूलों वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का इसने कभी सोचा नहीं था। वो गेट को धकेलकर पत्थरों की रविश पर चलती इन स्टेप्स तक आई और ऊंचे सफेद दरवाजे पर सुनहरी रंग की तख्ती लगी थी, सिकंदर शाह। तुर्क हजू में लिखा नाम इसके फुप्पा का ही था। घंटी की तलाश में इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। इस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थी और शायद कोई खिड़की खुली थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़े को तेजी से लकड़ी पे जोर से मार रहा हो। इसने कपकपाती उंगली घंटी पे रखी और सुनहरी डोरनॉब के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी सियाह आंखें, दोनों शानों पे फिसल कर नीचे गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो स्याह लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी, घबराई हुई परेशान सी मूरत। इसने घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पर कदमों की चाल सुनाई दी। कोई अनजानी जुबान में बड़बड़ाता दरवाजा खोलने आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाजा खुला, चौखट पे बिछे डोरमेट पे इसे दरवाजा खुलने वाले के नंगे पांव दिखाई दिए। इसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठती गईं। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर में मलबूस वो एक हाथ में हथौड़ी पकड़े खड़ा था। स्वेटर की आस्तीन इसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी और इसके कसरती बाजू झलक रहे थे। हया ने धीरे से चेहरा उठाकर इसे देखा। इसका सांस लम्हे भर को साकित हुआ था। वो वैसा ही था जैसे अपने बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वही भूरे मायल बाल जो वो बहुत स्टाइलिश अंदाज में माथे पे गिरते थे, पुरकशिश आंखें, उठी हुई मगरूर नाक, सुनहरी रंगत के तीखे नकूश। वो माथे पे तेवड़ी लिए आंखें सुकेड़ कर इसे देख रहा था। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम था। सनकमसन? इसने तुर्क में कुछ पूछा तो वो चौंकी। सबीन सिकंदर। सबीन सिकंदर का घर यही है? जी यही है। वो अंग्रेजी में बताकर सवालिया जांचती निगाहों से इसका चेहरा देखने लगा। इसे लगा वो बॉस्फोरस के पुल पे हथेलियां फैलाए खड़ी है और नीले पानियों को छूकर आती हो हवा इसके बाल पीछे को उड़ा रही है और वो किसी गहरे ख्वाब के जेरे असर थी। हसीन ख्वाब। मैं इनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ। वो अटक अटक कर बोल रही थी। इसके सामने इसकी सारी खुद एतमादी हवा हो गई थी। एकदम वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगी थी। कैसी मेहमान? इसका अंदाज उखड़ा उखड़ा था, जैसे वो किसी जरूरी काम में मसरूफ था जिसमें हया मुखल हुई थी। मैं हया हूँ, हया सुलेमान। इसने पुरउम्मीद निगाह से जहां सिकंदर का चेहरा देखा कि अभी इसका नाम सुनकर इसकी पुरकशिश आंखों में शनासाई की कोई रमक। कौन हया सुलेमान? इसके कदमों तले बास्फोरस का पुल शक हुआ था और बेदम सी नीचे गहरे नीले पानियों में जा गिरी थी। कौन हया सुलेमान? ये आवाज दोहराते हुए वो सुनसी होती इसे तक रही थी। इसकी पलकें झपकना भूल गई थी। इस शख्स के चेहरे पे जमानों की अजनबियत और बेजारियत थी। पहचानने या ना पहचानने का तो सवाल ही ना था, जहां सिकंदर तो इससे वाकिफ ही ना था। कौन नादान? इसने कदरे उकताकर दोहराया। हया ने खफीफ सा सर झटका, फिर लब भींच लिए। मैं सबीन फुप्पो से मिलने आई हूँ। उनके भाई सुलेमान की बेटी हूँ। वो जानती है मुझे। ओके, अंदर आ जाओ। वो शाने उचकाकर वापस पलट गया। वो झिझक कर ऊपर जीने पे चढ़ी। पायदान को देखकर कुछ याद आया तो फौरन पैर जूतों से निकालकर लकड़ी के फर्श पर कदम रखा। फर्श बेहद सर था। दूर राहदारी के उस पार जहां इसने जहान को जाते देखा, वहां से हथौड़ी की ठक ठक फिर से शुरू हो चुकी थी। और राहदारी अबूर करके किचन के खुले दरवाजे में आ खड़ी हुई। अमरीकी तर्ज का किचन नफासत से आरास्ता था। एन वक्त में गोल मेज के गिर्द 4 कुर्सियों का फूल बना था। एक जानिब काउंटर के साथ वो हया की तरह पुष्ट किए खड़ा था।
इसके हाथ में हथौड़ी थी जिससे वो ऊपर कैबिनेट के खुले दरवाजे के जोड़ पे जोर जोर से ज़रबें लगा रहा था। वो चंद लम्हे के शशोपांव के बाद बनकर आगे आई और कदरे आवाज के साथ कुर्सी खींची और वो बेख्तियार चौंक कर पलटा। ड्राइंग रूम में खैर वो नागवारी से लब भींचकर वापस कैबिनेट की तरफ मुड़ गया। इसने एक हाथ से कैबिनेट के दरवाजे के जोड़ पे किसी शय को पकड़ रखा था और दूसरी से हथौड़ी मारा। तो हया सुलेमान ने जिंदगी में कभी इतनी तस्वीर महसूस नहीं की थी। मैम मैम चंद लम्हे गुजरे तो वो इसी तरह काम की तरफ मुतवज्जा चेहरे पर ढेरों संजीदगी लिए पुकारने लगा। वो अमीरा रोटी टांग पर टांग रखे सर झुकाए बैठी थी। दफ्तर चौखट पे आहट हुई तो सर उठाया। राहदारी से बर्तन हाथ में लिए सबीन फुप्पो उसी पर किचन में दाखिल हुई थी। कंधों तक आते बॉब कट बाल और खुले लंबे स्कर्ट के ऊपर सुरमई स्वेटर पहने वो कुछ बोलती आ रही थी। इसे बेटा देखकर ठटक कर उठी। हया मेरा बच्चा तुम कब आई? बर्तन काउंटर पर तकरीबन गिराकर वो वालेहाना अंदाज में इसकी तरफ लगती। वो जो जहां के सर महर रवैये से बददिल बैठी थी गड़बड़ाकर उठी। बहुत गर्मजोशी से गले लगाकर उन्होंने इसकी पेशानी चूमी, फिर बेहद मोहब्बत अपनाई। बड़ी नम आंखों से मुस्कुराकर इसका चेहरा देखा। फातिमा ने बताया था कि तुम कुछ रोज तक आओगी मिलने। मैं सोच रही थी कि तुम थकान उतार लो तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आऊंगी। कैसी हो तुम? कितनी प्यारी हो गई हो। वो अब इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी मोहब्बत से इसका हाथ थामे कह रही थी। मैं ठीक हूँ फुप्पो, आप कैसी हैं? वो बदिक्कत मुस्कुराती इन्हीं की तरफ अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो, आंखें तो बिल्कुल सलेमान भाई जैसी हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती हैं फुप्पो। वो हल्का सा जता गई। भाई मुझे तो मेरे भाई का ही अक्स लगती हो। और सब कैसे हैं? वो एक एक का हाल पूछती गई। वो सबकी खैरियत बताकर कहने लगी। आप दावर भाई की शादी में नहीं आई? दावर भी कितना बड़ा हो गया है माशाल्लाह, शादी भी हो गई। कैसी रही शादी? मैंने वीडियोस देखी थी तुम्हारी। कौन सी वीडियोस? इसका सांस रुकने लगा। एकदम ही कमरे में बहुत घुटन हो गई। वो जो दावर के वलीमे पे स्टेज पे बनाई गई थी, तुमने रेड फ्रॉक पहन रखी थी। मैंने रोहेल के फेसबुक पर देखी थी। रोहेल से कांटेक्ट है आपका? इसकी रुकी सांस एक खुशगवार हैरत के साथ बहाल हुई। और आप फेसबुक यूज करती हैं? वो इन दोनों की जानिब पुश किए कैबिनेट के दरवाजे पर उसी तरह ज़रबें लगा रहा था। हाँ बस रोहेल की एल्बम देखने के लिए करती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो फेसबुक? नहीं, पहले करती थी फिर छोड़ दिया। मुझे ये सोशल नेटवर्क पसंद नहीं है। हर शख्स की अपनी जिंदगी में झांक रहा होता है, इसकी कोई अपनी प्राइवेसी ही नहीं होती। ओह हयात, तुम जहां से मिली? एकदम ख्याल आने पर उन्होंने गर्दन फेर कर अपने बेटे को देखा जो चेहरे पर ढेरों सख्ती लिए अपने काम की जानिब मुतवज्जा था। जहां तुम हया से मिले हो? ये सुलेमान भाई की बेटी और रोहेल की बहन है, तुम्हारी फर्स्ट कजन। मिल चुका हूँ। वो अब झुककर दराज से कील निकाल रहा था। ये रिश्तेदारियां याद रखने के मामले में बहुत पुअर है। वैसे कोशिश तो करता है कि इसे रिश्ते याद भी रहते हैं। दरअसल फुप्पो, इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इसे रिश्ते याद दिलाएं। बच्चों का क्या कसूर? सारा कसूर तो वालिदैन का होता है। अगर वालिदैन ही औलाद को कभी रिश्तेदारों से ना मिलवाएं तो इल्जाम किसके सर पे रखा जाएगा? सबीन फुप्पो का जोशो खरोश से दमकता चेहरा फीका पड़ गया, मगर वो इसी तरह तलखी से कहती जा रही थी। जहां अब भी काम में मसरूफ था। मसलन अब आप लोग हैं, आप कई दिहाइयों से इधर मुकीम है और शायद आपका वापस आने और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल भी नहीं करता। दिल ही नहीं चाहता तो है। ये अनफेयर नहीं है? फुप्पो का चेहरा सफेद पड़ गया, लट्ठे की माने सफेद और फीका। फिर वो बदिक्कत मुस्कुराई और होले से सर झटका। ठीक कह रही हो, बस कभी आ ही न सके। वो मुतमईन थी। अपने लहजे पे इस कतई अफसोस नहीं था। ये इन लोगों की बेरुखी थी जिसके बायस इसका इनसे ताल्लुक एक सवालिया निशान बनकर रह गया था। वो जमीन और आसमान के दरमियान मौल्लक थी। किसी की मनकूहा होकर भी खानदान के लड़के इससे उम्मीद लगाए थे इस कड़वी दवाई का जरा सा जायका ये जिम्मेदारान भी चखें, जिन्हें अपने बेटे को ये बताना
रवा नहीं था कि वो इसकी कजन है। और बस दफ्तर ने इसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फोटो फ्रेम पे पड़ी। इसमें एक खुश शक्ल दरमियानी उम्र के साहब मुस्कुरा रहे थे। सर पे आर्मी कैप और खाकी वर्दी के कंधों पे सजे तमगे फूल सितारे। ये फुप्पा हैं? वो गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी। सबीन फुप्पो ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और धीरे से सर हिला दिया। इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इसको रिश्ते याद दिलाएं। वो पलटे बिना खासा जताकर बोला तो हयात चौंकी। वो तो इसे इतना लाताल्लुक समझ रही थी कि इसका ख्याल था जहां ने इसकी तल्ख बातों पर ध्यान नहीं दिया, मगर नहीं, वो बज़ाहिर नजरअंदाज किए सब सुन रहा था। वो जरा मुतासिर होकर सीधी हुई। मेरा मतलब है फुप्पा आर्मी में थे? पाकिस्तानी आर्मी में? नहीं नहीं। जहां हथौड़ी स्लेब पर रखकर आगे बढ़ा और फ्रिज पे रखा फ्रेम हाथ से गिरा दिया। तस्वीर वाली तरफ फ्रिज की छत पे सजदा रेज हो गई। हया, तुमने खाना तो नहीं खाया ना? मैं बस लगा रही हूँ। फुप्पो अब संभल कर दोबारा से हशाश बशासी हो गई थी। हया जो अब जवाब दिए बिना तहीर से फ्रिज के ऊपर औंधे मुंह गिरे फ्रेम को देखते गई। इसके एक सवाल के जवाब में जिस बदमिजाजी से जहां ने फ्रेम गिराया था वो अभी तक इस पे गंग थी। मम्मी, आपका कैबिनेट तैयार है। वो अब कैबिनेट का दरवाजा खोल बंद करके चेक कर रहा था। थैंक यू जहां, और बाथरूम का नल भी? फुप्पो ने गोल मेज पर पिलाव का बड़ा सा प्याला रखते हुए याद दिलाया। आय हाय, फिर वही बदमजा पिलाव। वो खफीफ सा सर झुककर झटक कर रह गई। रहने दे फुप्पो, मैं कोई अगर मगर नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं बना सकी, इसलिए अब इनकार करके मुझे शर्मिंदा मत करो। जहां अब दराज से एक डब्बा निकालकर अंदर रखी चीजें उलट पुलट कर रहा था। दफ्तर डोरबेल बजी। जहां ने रोककर राहदारी की सिम देखा, फिर डब्बा वहीं छोड़ा और बाहर निकल गया। शुरू करो हया, फुप्पो ने मुस्कुराती आंखों से इसे देखते हुए प्लेट शुरू करो हया। फुप्पो ने मुस्कुराती आंखों से इसे देखते हुए प्लेट इसे थमाई। इसने शुक्रिया कहकर चावल और थोड़ा सा लोबिया का मसाला प्लेट में निकाला। राहदारी के इस पार जहां किसी मर्द के साथ तुर्क में कुछ बोल रहा था, दोनों की मदन सी आवाजें सुनाई दे रही थी। दूसरे ही चम्मच में वो पिलाव से इसे मजेदार लगने लगा था। डीजे ठीक कह रही थी कि इनको खाना ना सिर्फ सफर की मतली के बायस ही बुरा लग रहा था। फुप्पो, आपके हाथ में बहुत जायका है। हया, इसका चमचा पकड़े मुंह तक जाता हाथ और बात दोनों रुके। बेहद बेयकीनी से इसने गर्दन मोड़ी। जहां राहदारी से इसे पुकारता चला आ रहा था। क्या इस मगरूर और बददिमाग आदमी को इसका नाम याद रह गया था? जी, वो बमुश्किल बोल पाए। वो किचन के खुले दरवाजे से अंदर आया तो हया ने देखा इसके हाथों में अध खुले गुलाबों का बुके और सफेद कार्ड था। क्या तुम यहाँ रहने आई हो? वो इसके सामने खड़ा सख्ती से पूछने लगा। नहीं। वो सांस रोके इन सफेद गुलाब के फूलों को देख रही थी। वो ये इसके लिए नहीं हो सकते थे। नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर अपने वैलेंटाइन को मेरे घर का पता देने की क्या जरूरत थी? इसने जेरे लब तुर्क में किसी गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ से इस नामालूम शख्स को नवाजा और गुलदस्ता और कार्ड इसके सामने मेज पर तकरीबन फेंके और फेंकने के अंदाज में रखे। नहीं, मैंने नहीं। वो फटी मेरा नहीं, मैंने नहीं। वो फटी फटी निगाहों से फूलों के ऊपर गिरे सफेद कार्ड को देखने लगी जिसपे लिखे हुरूफ नुमाया थे। फॉर माई लव, हया सुलेमान, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन डे में हफ्ता 10 दिन बाकी थे, इसे याद था। ये यहाँ भी पहुंच गया। वो अभी तक बेयकीन थी। जहान अपना टूल बॉक्स खोले खड़ा चीजें उलट पुलट कर रहा था। किचन में एक शर्मिंदा सी खामोशी छाई हुई थी। दफ्तर मेज पर रखा हया का मोबाइल बज उठा। इसने चौंक कर देखा, घर से कॉल आ रही थी। इसने कॉल काटी और उठ खड़ी हुई। हया, बैठो बच्चे। फुप्पो ने इसे रोकना चाहा। मेरी फ्रेंड कॉल कर रही है। वो बाहर आ गई है, शायद चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। हालांकि फुप्पो की शक्ल से जाहिर था कि वो जानती हैं कि फोन इसकी दोस्त का नहीं था, मगर उन्होंने सर हिला दिया, कहने को जैसे कुछ बाकी नहीं रहा था।
वो कुर्सी धकेल कर तेजी से बाहर निकल गए। मेज पर सफेद गुलाब पड़े रह गए। 2 मिनट पाँव डाले तो देखा एक कागज इन पे गिरा हुआ था। हयात झुकी और वो कागज उठाया। वो किसी कोरियर कंपनी की रसीद था, गालिबन जो शायद जहां ने दस्तखत करके वहीं फेंक दी थी। वो रसीद उलट पुलट करके देखती तेज कदमों से गेट अबूर कर गई। वो फूल आज ही की तारीख में किसी AR ने बुक करवाए थे। A से अहमद और R से। वो धीरे धीरे सड़क किनारे चलने लगी। रसीद अभी तक इसके हाथ में थी। वो घंटा भर पहले तक खुद इस बात से नावाकिफ थी कि वो जहांगीर से आ रही है। फिर इसे AR को कैसे इल्म हुआ कि क्या वो इसका पीछा कर रहा था, क्या इसका ताक़ुब किया जा रहा था। लेकिन एक पाकिस्तानी ऑफिसर के एक गैर मुल्क में इतने जराए कैसे हो सकते हैं? सिर्फ इसे तंग करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी मंसूबाबंदी कौन करेगा? वो कॉलोनी के सिरे पे नस बेंच पे बैठ गई। इसकी निगाहें बर्फ से ढकी घास पे जमी थी। इसे हाले के आने तक यहीं बैठना था। नेक्स्ट पार्ट। इसने अगले रोज ही रूम ऑफिसर हकान से बात करके अपना कमरा बदलवा लिया था। अब वो डीजे के कमरे में मुंतकिल हो चुकी थी। कमरे में तीसरी लड़की एक चीनी नजाद लिंगलिंग थी। इसका पूरा नाम इतना लंबा और पेचीदा था कि इसने यूरोप के लिए अपना नाम जारी रख लिया था। वो एक्सचेंज स्टूडेंट थी और PhD कर रही थी। चौथी लड़की एक इसराइली यहूदी टाली थी। वाकईतन टाली ही थी। टाली के दरख्त की तरह लंबी चौड़ी और घुंघराले बालों वाली। वो भी एक्सचेंज स्टूडेंट थी और इसके साथ वाले कमरे के फलस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट वो हैंडसम लड़के का जिक्र डीजे ने पहले रोज किया था। से गाड़ी छीनी थी। वो फलस्तीनी लड़के, वो इसराइली लड़की हर जगह साथ साथ नजर आते थे। कैंपस की सीढ़ियां या हॉस्टल का कॉमन रूम, वो चारों साथ ही होते थे। इनके पासपोर्ट चेक करवाओ, या तो ये इसराइली नहीं है या वो फलस्तीनी नहीं है। इतना इत्तेहाद और दोस्ती, तौबा है भाई। डीजे ने जब भी इनको साथ साथ देखकर आती यूं ही घूरती रहती। हया ने भी अभी लड़कों को नहीं देखा था, ना ही इसे शौक था। तमाम ममालिक के एक्सचेंज स्टूडेंट स्पीड तक पहुंच गए थे। वहां किसी को किसी एक्सचेंज स्टूडेंट का नाम मालूम नहीं था। बस ये फलस्तीनी हैं, ये चाइनीज हैं, ये नाइजीरियन हैं, ये डच हैं, ये दोनों पाकिस्तानी हैं। इनको 1 से 4 मज़ामीन लेने का इख्तियार था। डीजे ने 2 लिए जबकि हया ने 4 लिए। चौथे माह के इख्तिताम पर इम्तिहान देने की पाबंदी थी और ये 5 माह लाजमन तुर्की में गुजारने की पाबंदी थी। बाकी चाहे हॉस्टल में रहो, चाहे ना रहो, चाहे सारी रात बाहर गुजारो, कोई पूछने वाला ना था। खूब मजे थे। पांजी में क्लास के अंदर लड़कियों के स्कॉफ पर पाबंदी थी। तो ये हाले नूर क्या करती होगी? हया ने डीजे से तब पूछा जब वो दोनों नमाज के बहाने क्लास में दिखाई जाने वाली तुर्की की तारुफी प्रेजेंटेशन से खिसक कर आ गई थी और अब प्रेयर हॉल में बैठी चिप्स खा रही थी। वो क्लास में स्कार्फ उतार कर ही जाती होगी। डीजे चिप्स करते हुए बता रही थी। वो दोनों चौकड़ी मारकर कारपेट पे बैठी थी। एक तरफ अलमारी में कुरान और इस्लामी कुतुब के नुस्खे सजे थे और दूसरी तरफ बहुत से स्कार्फ और स्टिकर्स टंगे हुए थे। जीन्स वाली तुर्क लड़कियां स्कर्ट पहनकर नमाज पढ़ लेती और फिर बाद में वो स्कर्ट वहां लटकाकर चली जाती। इस्तांबुल के हर जनाना प्रेयर हॉल में ऐसे ही स्कार्फ और स्कर्ट्स लटके हुए थे। मजे की है ये हाले नूर भी। वो उंगली से बाल पीछे करते हुए कह रही थी। इसने भी ब्लू जीन्स के ऊपर गुलाबी स्वेटर पहन रखा था। पाकिस्तान में ताया फुरकान की डांट के डर से वो जीन्स नहीं पहन सकती थी, लेकिन शुक्र के यहाँ वो लोग नहीं थे और वो जिंदगी को अपनी मर्जी से लुत्फानंदोज होकर गुजार रही थी। परसों तुम अपने फुप्पो के घर गई थी, कैसा रहा ट्रिप? अच्छा रहा। फुप्पो ने पुलाव बनाया था। वो वाकई इतना बदमजा पकवान नहीं है जितना हम समझते हैं। मैं तो पहले ही कह रही थी। जब प्रेयर हॉल में भी खूब बोर हो गई तो बाहर निकल आई। सर्द नम हवा धीमी लय में बह रही थी। हरी घास पे सबांची की गोल सी इमारत पूरे वकार के साथ खड़ी थी, जैसे एक गोलाई की शक्ल में बने घर को हेड पहना दी जाए। जैसे कि ऊंचे दाखिली दरवाजों के सामने सीढ़ियां बनी थी। सीढ़ियों के दोनों तरफ सज्जा फैला हुआ था। वो दोनों फाइलें थामे जीने उतर रही थी जब डीजे ने इनका शाना हिलाया। ये जो आखिरी जीने पे 3 लड़के खड़े हैं, ये वही फलस्तीनी लड़के हैं। देखो, टाली भी इनके साथ है। इसने हवा से चेहरे पे आते बाल पीछे हटाए और देखा।
वो हैंडसम सी और खुश शक्ल से लड़के सीढ़ियों के किनारे खड़े बातों में मसरूफ थे। आओ इनसे मिलते हैं। मुझे दिलचस्पी नहीं है, तुम जाओ, मुझे जरा काम है। वो खटखट जीना उतरती आगे बढ़ गई। डीजे ने इसे नहीं पुकारा और इन फलस्तीनियों की जानिब चली गई और वो यही चाहती थी कि डीजे से दोस्ती अपनी जगह, मगर फिलहाल वो खूब आजादी से इस्तांबुल को खोजना चाहती थी, अकेली और तन्हा। तकरीबन घंटे बाद वो अपने कमरे से खूब तैयार होकर निकली और पथरीली सड़क पर चलने लगे। इसने ब्लू जीन्स के ऊपर एक तंग स्टाइलिश सा घुटनों तक आता सुर्ख कोट पहन रखा था। शदीद सर्दी के बावजूद नंगे पांव में 5 इंच ऊपर सुर्ख पेंसिल हील पहन रखी थी। रेशमी बाल हवा से शानों पे उड़ रहे थे और गहरे काजल के साथ रस भरी की तरह सुर्ख लिपस्टिक हमेशा से पुरकशिश लगती थी और आज इसे मालूम था कि वो बहुत हसीन लग रही है। बस स्टॉप आ चुका था जब बादल जोर से गरजे। ये बस स्टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही था। सिबांची की हीरोइन गुरसल थी। गुरसल बस सर्विस वो सिबांची के तलबा के लिए ही चलती थी और इन्हें इस्तांबुल शहर तक ले जाती थी। हाले ने इसे गुरसल का शेड्यूल रटवा दिया था। जिस दिन तुम्हारी गुरसल छूटी तुम्हें हाले नूर बहुत याद आएगी। उसने सख्ती से ताकीद करते हुए कहा था। गुरसल अपने मुकर्ररा वक्त से एक लम्हा ताकीद नहीं करती और अगर आज चंद सेकंड भी देर से आए तो गुरसल गई। अब 2 घंटे बैठकर अगली गुरसल का इंतजार करें। जब वो गुरसल में बैठी तो आसमान पे स्याह बादल इकट्ठे हो रहे थे। जब गुरसल ने बास्फोरस का अजीम और शान पुल पार किया तो मोटी मोटी बूंदें पानी में गिर रही थी और जब वो टाक्सन स्क्वायर पर उतरी तो इस्तांबुल भीग चुका था। टाक्सन स्क्वायर इस्तांबुल का एक मरकजी चौक था। वहां एन वसत में अतातुर्क समेत तारीखी शख्सियात के मुजस्मे नस्ल से मुजस्मा आजादी। एक तरफ हरा भरा सा पार्क था और दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन का जेर जमीन स्टेशन। वो बस से उतरी तो बारिश तड़ातड़ बरस रही थी। मोटे मोटे कतरे इस पे गिर रहे थे। वो सीने पे बाजू लपेटे तेज से सड़क पार करने लगी। गीली सड़क पे ऊंची हील से चलना दुश्वार हो गया था। चंद ही लम्हे में वो पूरी तरह भीग चुकी थी। जेर जमीन मेट्रो स्टेशन तक जाती वो चौड़ी सीढ़ियां सामने ही थी। वो तकरीबन दौड़कर सीढ़ियों के दहाने तक पहुंची ही थी कि चटक की आवाज आई। वो लड़खड़ाती और गिरते गिरते बची। इसकी दाएं सैंडल की हील दरमियान से टूट गई थी। टूटा हुआ 2 इंच का टुकड़ा बस अटका हुआ सा साथ साथ लटक रहा था। इसने खफत से इधर उधर देखा। लोग मसरूफ अंदाज में छतरियां ताने गुजर रहे थे। शुक्र के किसी ने देखा नहीं था। बारिश इसी तरह बरस रही थी। इसके बाल मोटी गीली लटों के चेहरे के इतराफ में चिपक गए थे। इसे कोफ होने लगी। इसी कोफ के साथ जीना उतरना चाहा मगर ये नामुमकिन था। झुंझुलाकर वो झुकी। दोनों जूतों के स्ट्रैप्स खोले। पाँव इनमें से टिका लिया और जूते स्ट्रैप से पकड़कर सीधी खड़ी हो गई। नीचे ट्रेन के पहुंचने का शोर मच चुका था। वो भागते हुए नंगे पांव जीना उतरने लगी। इसके पहलू में गिरे हाथ से लटके दोनों जूते इधर उधर झूल रहे थे। मेट्रो का टिकट 1.5 लीर का था। चाहे स्टेशन पर भी उतरो। वो टिकट लेकर जल्दी से ट्रेन में दाखिल हुई ताकि किसी के महसूस करने से कबल ही मोतबर बनकर जूते पहनकर बैठ जाए। मेट्रो में निश्चितें दोनों दीवारों के साथ सीधी कतार में खड़ी थी। खड़े होने वालों के लिए ऊपर रॉड से हैंडल लटक रहे थे और वो एक हैंडल को पकड़े भेड़ से रास्ता बनाने लगी। इसकी नजर कोने की एक नशिस्त पर थी मगर आगे चलते शख्स ने गोया रास्ता रोक रखा था। जब तक वो कोने वाली नशिस्त पर बैठा था वो आगे नहीं बढ़ सकी। फिर इसके बैठते ही धम से इसके बराबर की जगह पर आ बैठी। वो स्याह सूट में मलबूस शख्स सनासा सा लगा। लम्हे भर को इसका सांस रुक गया। वो जिहां सिकंदर था। बहुत कीमती और नफीस स्याह सूट में मलबूस जाल से बाल पीछे किए। वो चेहरे पर ढेरों संजीदगी लिए अखबार खोल रहा था। ब्रीफकेस ने कदमों में रख दिया और मतहीर से बैठी सामने देखे रही। कानखियों से इसे वो चेहरे के सामने अखबार फैलाए नजर आ रहा था। सामने वाली किताब और उनके किताब के दरमियान जगह ऊपर लगे हैंडल के पकड़े खड़े लोगों से भरने लगी थी। वो इस अजीब इत्तेफाक पर इतनी शस्तर बैठी थी कि हाथ से लटके जूते भूल ही गई। याद रहा था बस यही कि वो कितना करीब मगर कितना दूर था। वो इसे क्या मुखातिब करे और कैसे मुखातिब करे। अगर वो इसे
देखे बिना ट्रेन से उतर गया तो इसका दिल डूबने लगा, मगर वो तो शायद इसे पहचाने भी ना। इस सर्द महर कौन वो शख्स से इसे यही तवक्का थी। चंद पल सिरके थे कि जहां ने सफा पलटने की गर्ज से अखबार नीचे किया, अंगूठे से अगले सफे का किनारा मोड़ते हुए एक सरसरी निगाह पहलू में बैठी लड़की पर डाली, फिर सफा पलटकर अखबार की जानब मुतवज्जा हो गया। लेकिन अगले ही पल वो जैसे रुका और गर्दन मोड़कर दोबारा इसे देखा। इसकी भीगी मोटी लटें रुखसारों से चिपक गई थी, पानी के कतरे थोड़ी से नीचे गिर रहे थे। वो इसके मुतवज्जा होने पर भी सांस रोके सामने देखते गई। ओ हया, वो हैरत भरी आवाज जैसे कहीं दूर से आई थी। हया ने धीरे से पलकें इसकी जानिब उठाई। काजल की लकीरें मिटकर नीचे बह गई थी। तब भी इन उदास आंखों में अजब सहर देखा। जहां सिकंदर, वह बदिक्कत रस्मन मुस्कुराई। हया कैसी हो, अकेली हो? कहने के साथ जहां ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वहां कोई मुसाफिर हया का हमसफर नहीं लग रहा था। जी अकेली हूँ। मैंने ये भी पूछा है कि कैसी हो। मुस्कुराते हुए अपनाइयों से कहते हुए वो अखबार तय करने लगा। वो जो इसके लिए हथौड़ी और मीठी नहीं रख सकता था, अब अखबार रख रहा था। या खुदा, ये वही जहां सिकंदर था। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी, फिर तुम कब आओगी? अखबार एक तरफ रखकर अब वो पूरी तरह हया की जानिब मुतवज्जा था। वो यकटक इसे देखती गई। बस शायद कुछ कहने की सही में इसे महसूस हुआ। जहां की निगाहें इसके हाथ पे थी और पेशतर इसके कि वो छुपा पाती वो देख चुका था। जूते को क्या हुआ है? इतनी सर्दी में नंगे पांव बैठी हो, लाओ दिखाओ जूता। वो खफा हुआ था या फिक्रमंद, इसे सोचने का मौका ही ना मिल सका। जहां जूता लेने के लिए झुका तो इसने बेबसी से टूटी हील वाली सैंडल सामने की। ये तो अलग होने वाला है। इसके हाथ से जूता लेकर वो इसे उलट पुलट कर देखने लगा। हया ने बेचैनी से पहलू बदला। जहां रहने दो, ठहरो, शायद ये जुड़ जाए। वो झुककर दूसरे हाथ से ब्रीफ केस में कुछ निकालने लगा। जहां लोग देख रहे हैं, ये पकड़ो। वो सीधा हुआ और जूता हया को थमाया, फिर हाथ में पकड़ा टेप खोला। काफी लंबा सा स्ट्रैप खोलकर दांत से काटा। हया ने जूता सामने के इसने एहतियात से हील के निचले लटकते हिस्से को ऊपर के साथ जोड़ा और इसके गिर चक्रों में टेप लगा दिया। अब पहनो। मरहम शुदा सैंडल इसने झुककर हया के कदमों में रखा। हया ने इसमें पांव डाला और स्ट्रैप बंद करने में झुकी ही थी कि जोर पड़ने से दोबारा चटक गया। टूटा हिस्सा सिरे से ही अलग हो गया। ओह, वो मुतासब सा हुआ। कोई बात नहीं, हया को शर्मिंदगी ने आ घेरा था। वो सर महर था जहां नहीं बल्कि कोई अपना अपना सा शख्स था। वो जवाब देने के बजाय झुक गया था और गर्दन तिरछी करके देखता। वो अपने बूट का तस्मा खोल रहा था, इससे पहले कि वो इसे रोक पाती। जहां अपने बूट उतार चुका था। पहन लो, बाहर ठंड है, सर्दी लग जाएगी। अब वो जुराबें उतारकर अपने ब्रीफ केस में रख रहा था। इसका अंदाज आम सा था, जैसे वो रोज ही मेट्रो में किसी न किसी को अपने जूते उतार कर देता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं अभी मार्केट से नया ले लूंगी। मगर तुम क्या करोगे? तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना? जहां ने जरा सा मुस्कुराकर इस्बाम में सहला। ऑफिस के काम से सिसली जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें जूते वापस कैसे करूंगी? पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊं। और तुम अभी अकेली कहीं नहीं जा रही। अगला स्टेशन सिसली है। इधर हम साथ मॉल से जूता खरीदेंगे, फिर मैं अपना बूट वापस ले लूंगा। मगर तुम्हारे ऑफिस का काम? मैं नंगे पांव काम पे जाकर क्या करूंगा? वो धीरे से मुस्कुराया। वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। वो एक तक काजल की आंखों से इसे देखती गई। इसके चेहरे से चिपकी मोटी गीली लटें अब सूखने लगी थी और थोड़ी से गिरते पानी के कतरे खुश्क हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे हैं। वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटका और दोहरी होकर बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती कि जहान लाताल्लुकी से बैठा इसकी बात नहीं सुन रहा था, वो उसको वही फिक्रा लुटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो जहान अखबार खोल चुका था। अजीब धूप छांव जैसा शख्स था। सिसली के स्टॉप पे मेट्रो उतरते वक्त हया ने देखा जहां बहुत आराम से इसके आगे नंगे पांव चल रहा था। इसके अंदाज में कोई खफत, कोई झिझक ना थी।
वो दोनों खामोशी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। चंद जीने बाद ही ऊपर सीढ़ियों के इख्तिताम पर सड़क और खुला आसमान दिखाई देने लगा। वो जहां के दाईं तरफ थी, आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए इसने देखा जमीन पे एक कील निकल पड़ी थी। इससे पेशतर कि वो मुतला कर पाती जहां का पांव इस कील के नोकदार हिस्से पे आया। जब इसने दोबारा पांव उठाया तो इसकी एड़ी से खून की नन्ही सी बूंदें निकल गईं। इसने बेख्तियार जहां के चेहरे को देखा। वो सुकून से सीध में देखता तेज तेज चल रहा था। जहां तुम्हारा पांव तुम्हें जख्म आया है। वो इसके साथ चलने की कोशिश में तेजी से चलने लगी थी। खैर है, वो रुका नहीं। मगर तुम्हारा खून निकल रहा है। वो वाकईतन परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम भी। इतने जरा से खून से मैं जख्मी तो नहीं हो गया। बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। वो देखो जवाहिर मॉल। इससे कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर इसके साथ मॉल के करीब आ रुकी। वो एक बुलंद वाला खूबसूरत नीले सुरमई शीशों से ढकी इमारत थी। इसके ऊपर बड़ा सा सितारा और इतराफ में छोटे सितारे बने थे। बड़े सितारे के ऊपर जहांगीर मॉल लिखा था और जहां तुर्कों की तरह सी को जे पढ़ रहा था। ये जवाहिर मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। वो फखर से बोला। जवाहिर अंदाज से भी इतना ही आलीशान था। सफेद टाइलों से चमकते फर्श, ऊपर तक नजर आती 5वीं मंजिलों के बरामदे और हर मॉल की तरह वो दरमियान से खोखला था। एन वस में एक ऊंचे खजूर के दरख्त टावर्स की तरह लगे थे और ये रोशनियों व कुमकुमों से मुज़य्यन टावर 5वीं मंजिल की छत तक जाता था। वो महसूर से गर्दन उठाए ऊपर 5वीं मंजिल की बालकनियों को देख रही थी, जहां इंसानों के एक बेफिक्र हंसता मुस्कुराता हजूम हरसू बिखरा था। रंग, खुशबू, इमारत, चमक, आह, वो यूरोप था। जूते खरीद कर वो दोनों ऊपर चले आए। हया ने जूतों का बिल बनवाते ही जल्दी से अदायगी कर दी थी ताकि जहां का मौका ही ना मिल सके, और वो इस पे खासा खफा हुआ। मगर हया पुरसुकून थी। हाले नू समेत वो किसी भी तुर्क से कुछ भी लेने में आर नहीं समझती थी, मगर जहां सिकंदर का एहसान कभी नहीं। चौथी मंजिल की दुकानों के आगे बनी चमकती बालकनी में वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। लोगों के रश में रास्ता बनाती हया को जहां की रफ्तार से मिलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था। फिर भी वो पीछे रह जाती और वो आगे निकल जाता। वो इसके साथ देने की कोशिश में अब थकने लगी थी। शायद यही इनकी जिंदगी की कहानी थी। जहां ने एक शीशे का दरवाजा खोला और एक तरफ हटकर रास्ता दिया। थैंक यू। वो सुर्ख कोट की जेबों में हाथ डाले मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। अब इसके पीछे आया। वो रेस्टोरेंट था, नरम गरम माहौल, हीटर और सुरमा की मिली जिली खुनकी सरमा की मध्यम रोशनियां, पीछे बजता धीमा म्यूजिक। ऑर्डर करो। वो एक कोने वाली मेज के गिर्द आमने सामने बैठ गए तो जहां ने कहा। अपना कोट उतार कर इसने कुर्सी की पुष्ट पे रख दिया और अब वो कफ खोलकर आसीन मोड़ रहा था। मगर ये दावत किस खुशी में? हया दोनों कोनियां मेज पर टिकाए, दाएं हथेली थोड़ी तले टिकाए दिलचस्पी से इसे देख रही थी। चेहरे के दोनों इतराफ में गिरते बाल अब हाथ से सूख गए थे। तुम्हारे उस खूबसूरत कोट की खुशी में, और ये दावत मेरी तरफ से है। अब ऑर्डर करो। हया ने गर्दन झुकाकर एक सरसरी सी निगाह अपने कोट पे डाली। मगर दावत तुम्हारी तरफ से है तो ऑर्डर भी तुम्हें ही करना चाहिए। इसने जहां की बात नजरअंदाज कर दी कि शायद वो मजाक कर रहा है। ठीक है। जहां ने मेन्यू कार्ड उठाया और सफे पलटने लगा। वो महज से इसके वजी चेहरे को देखती गई। क्या वो जानता था कि वो इसकी बीवी है? इतनी बड़ी बात वो ना जानता हो, क्या ये मुमकिन है? इस रोज तुमने बहुत गलत बात की थी जहां, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया था। जब वो ऑर्डर कर चुका वो यूं ही बंद मुट्ठी थोड़ी तले टिकाई से तकती हुए बोली। मैंने क्या किया था? वह हैरान हुआ। पता नहीं किसने मेरे नाम वो फूल भेजे और तुमने कहा कि मेरा वैलेंटाइन। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जहां, ना ही मैं जानती हूं कि वो फूल किसने भेजे थे। ओके। जहां ने समझने वाले अंदाज में इस बात में सर को जुम्बिश थी, मगर वो जानती थी इसे यकीन नहीं आया। रेस्टोरेंट में गहमा गहमी थी। इर्द गिर्द वेटर्स मेजों के दरमियान रास्ता बनाते ट्रे उठाए तेजी से फिर रहे थे। पस मंजर में बजता म्यूजिक के सुर बदल गए थे। अब तुर्क गुलकार धीमी लय पे गीत गुनगुना रहा था। वैसे तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही थी? मैं यहीं सिसली ही आ रही थी शॉपिंग वगैरह के लिए। वेटर काफी ले आया था और अब दोनों के दरमियान झुका
ट्रे से दूसरा कप उठाकर मेज पर रख रहा था। बहादुर लड़की हो, अकेली घूम फिर लेती हो। जहां ने मुस्कुराकर कहते हुए अपनी कॉफी में शक्कर डाली। इस्तांबुल में ये बहादुरी महंगी तो नहीं पड़ेगी? मतलब? कॉफी का भाप उड़ता हुआ कप लबों से लगाते हुए जहां की आंखों में उलझन उभरी। इसने एक घूंट भरकर कप नीचे रखा। मतलब ड्रग माफिया, ऑर्गेनाइज क्राइम और स्ट्रीट क्राइम ऑर्गेनाइजेशन जैसी तरकीबात से वास्ता तो नहीं पड़ेगा? वो कोनिया मेज पर रखे आगे हुई और चेहरे पे सादगी सजाए आहिस्ता से बोली, क्योंकि सुना है यहाँ इन सब से पाला पड़ सकता है। किससे सुन लिया तुमने ऐसी खौफनाक बातें? जहां ने मुस्कुराकर सर झटका। तुम बताओ ये पाशा कौन है? पाशा को नहीं जानती तो तुर्की क्यों आई हो? मुस्तफा कमाल पाशा। यह कमाल अतातुर्क, वो तुर्कों का बाप था। वो नहीं, मैं इस्तांबुल के पाशा की बात कर रही हूँ, अब्दुल रहमान पाशा। कॉफी का कप लबों तक ले जाते हुए जहां ने रुककर नासमझी से देखा। कौन? कॉफी से उठती भाप लम्हे भर के लिए इसके चेहरे को ढांक गई। एक भारतीय स्मगलर जो यूरोप से एशिया स्मगल करता है, असला स्मगल करता है। कम ऑन। इसने कप रखकर संजीदगी से हया को देखा। इस्तांबुल में ऐसा कोई माफिया राज नहीं है। ये किसने तुम्हें कहानियां सुना दी हैं? यूं ही मशहूर होने के लिए किसी ने अपने बारे में कोई अफवाह उड़ाई होगी। तुम इस्तांबुल को क्या समझ रही हो? हालांकि जहां वो एक खालिस तुर्क था, अपने इस्तांबुल के दिफा के लिए जी जान से तैयार। वेटर जहां के इशारे पे बिल लाया और जहान अपने बटुए का कार्ड निकालकर इसकी फाइल में रख रहा था। राई होती है तो पहाड़ बनता है। हया ये पाकिस्तान नहीं है, जहान ने जरा तफाकुर से जताकर कहा तो इसके लब भींच के कार्ड रखकर जहान ने फाइल बंद करके एक तरफ रखी। पाकिस्तान में भी ये सब नहीं होता। और अच्छा मम्मा आ रही है, चलो मम्मा आ रही है। पाकिस्तान में भी ये सब नहीं होता और बिल मैं दूंगी। हया ने तेजी से फाइल उठाई और खोली, जैसे मैं जानता ही नहीं। जहां की अगली बात लबों में रह गई। इसके दाईं तरफ से एक वेटर ट्रे उठाए चला आ रहा था। अचानक एक दूसरा वेटर तेजी से इसके पीछे से आया और पहले वेटर के आगे निकलने की कोशिश की। पहले वेटर को ठोकर लगी तो वो अनबैलेंस होकर नतीजा इसकी दाएं हथेली पर सीधी रखी लकड़ी का शटर शटर करता भाप उड़ाता सिजल प्लेटर बीफ स्टिक समेत उलट गया। मेज पर रखे हया के हाथ पर ट्रे और गरम बीफ इकट्ठे आ गिरे। वो बिलबिलाकर खड़ी हुई फाइल और बिल नीचे जा गिरे। आई एम सॉरी। दोनों वेटर बैग बैग चीजें ठीक करने लग गए। ट्रे से कॉफी का कप भी उलट गया और सारी कॉफी अब फर्श पर गिरी पड़ेगी। जहां नागवारी से तुर्क ने इन्हें डांटने लगा। चंद मिनट माजरतों और मेज साफ करने में लग गए। वो वापस बैठा तो हया अपनी कलाई सहला रही थी। तुम्हें चोट आई है? दिखाओ, ज्यादा जल तो नहीं गया? इसने हाथ बढ़ाया मगर हया ने कलाई पीछे कर ली। जरा सी चोट से मैं जख्मी तो नहीं हो गई? बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। बाज़ाहिर मुस्कुराकर वो दर्द को दबा गई। हथेली सुर्ख पड़ चुकी थी और शदीद जल रही थी। मेरी बात और है, हाथ दिखाओ। मगर इसने हाथ गोद में रख लिया। ठीक है, इट्स ओके, कॉफी का शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। बिल वाली बात इसे भूल गई थी। मगर कॉफी तो खत्म कर लो। वो कदरे परेशानी से खड़ा हुआ। रहने दो, इंतहाई बदतहजीब वेटर्स हैं यहाँ के। चलो वापस पे वो इसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आया था। जेरे जमीन जाती सीढ़ियों के दहाने पे वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस ताकसन नहीं आओगे? नहीं, वो दफ्तर यहाँ से करीब है, जिससे काम के सिलसिले में मिलने आया था। इस तरफ जहां ने बांसुरी उठाकर दूर एक तरफ इशारा किया। इसने सफेद शर्ट की आस्तीन यूं ही कोनियों तक मोड़े रखी थी और कोट बाजू पे डाल रखा था। टाई की नॉट अब तक ढीली हो चुकी थी। वो यकीनन इसका एक वर्किंग डे खराब कर चुकी थी। वैसे तुम क्या करते हो? वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी गर्दन उठाए इसे देख रही थी। मैं गरीब सा रेस्टोरेंट ऑनर हूँ। इस्तकलाल स्ट्रीट पे जो पहला बर्गर किंग है वो मेरा है। इस्तकलाल स्ट्रीट टॉक्सन स्क्वायर के बिल्कुल साथ है। देखी है तुमने? इसने गर्दन दाएं बाएं और बाएं से दाएं हिलाई। तुम इस वीकेंड पे घर क्यों नहीं आ जाती? मम्मी खुश होंगी। और तुम?
बेसाख्ता लम्हों से फिसला। मैं तो वीकेंड पर भी रेस्टोरेंट में होता हूँ, फिर फायदा, इसने सोचा। कोशिश करूंगी। वो मुस्कुरा दी, फिर दाएं हाथ जेब से निकालकर बाल पीछे हटाए। तुम्हारा हाथ अब भी सुर्ख है। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिया तो क्या कहोगी? कह दूंगी कि गदली बर्फ के साथ कीचड़ थी, घास पे वहीं फिसल गई। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। अब कजन के साथ कॉफी पीने का किस्सा सुनाने से तो वो रही। फिसल गई तो हथेली रगड़ी गई? हाँ। और घुटने? जहां ने मुस्कुराकर इसकी जीन्स की तरफ देखा। मतलब? हया ने अब्रो उठाए। लड़की, कवर स्टोरी पूरी बनाया करो। अगर तुम हथेलियों के बल कीचड़ में गिरो तो असूलन पहले घुटने भी रगड़ने चाहिए। फिर वो चंद कदम चलकर घास के कत्ते की तरफ गया, झुककर 3 उंगलियों से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और वापस आकर इसके सामने की। इसे अपनी जीन्स पे लगा लो, वरना तुम्हारी फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगी। इतना भी कोई शकी मिजाज नहीं होता जहां सिकंदर। इसने हंसकर अपने पैरों पे जरा सी गीली मिट्टी और झुककर घुटनों के ऊपर जीन्स पर मल दी, फिर हाथ झाड़ते हुए सीधी हुई। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते की सुबह सारा काम खत्म करके घर आ जाऊं। तुम हफ्ते की शाम जरूर आना। पहली बार इसे एहसास हुआ था कि वो कमगो संजीदा तबीयत का लिए दिए रहने वाला शख्स जरूर है, मगरूर भी है और जल्दी घुलता मिलता भी नहीं, मगर अंदर से वो बहुत ख्याल रखने वाला भी है और बारीक बीन भी। जो मामूली बातें वो नजरअंदाज कर देती थी, वो जहां की जिर्क निगाहों से नहीं छुपती थी। वो जब हॉस्टल में वापस आई तो डीजे और हाले एक रिसाला खोले किसी तवील बहस में मगन थी। डीजे की निगाह सबसे पहले इसके सुर्ख हाथ पे पड़ी। तुम्हें क्या हुआ है? एक जगह गदली बर्फ के साथ कीचड़ थी, वहीं फिसल गई। डीजे ने बेख्तियार इसके घुटनों पे लगे कीचड़ देखा, फिर इस बार में सर हिलाया। हाँ, लग रहा है। हया बात बदलने की गर्ज से बोली, हाले ये बैल्कनी बत्ती कौन जलाता है? जैसे ही इसके नीचे जाओ तो वो जल उठती है। हाले जो गौर से इसके कोट को देख रही थी, इसके सवाल पे निगाहें उठाकर इसको देखा। इनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं। वो अपनी रोज से किसी इंसान की मौजूदगी या फिर तेज हवा, आंधी वगैरह में खुद जल उठती हैं। और दरवाजा बहुत देर से बंद हुआ खुद ब खुद। इन दरवाजों के क्लचेस स्लो हैं। ये चौखट पे देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठाठा से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, दीदी ने समझकर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल में ऐसी लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। हया ने डीजे की बात तेजी से काटी। और पाक टावर एशिया का दूसरा बड़ा मॉल भी नहीं है। हमें गलत फहमी हुई थी। वो जवाहर देखकर आई थी और इससे इस भड़क पे खफत हुई थी। हया, डीजे ने एहतजाजन घूरा। हाले अभी तक हया का कोट देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले गहरी सांस लेकर बोली, फिर हया, तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी बुरी तरह चौंक कर पलटी। नहीं। क्यों? वो तेजी से बोली, कॉफी, चाय, लंच कुछ भी नहीं? नहीं, मगर क्यों? तुम अक्लमंद जो सुर्ख कोट पहनकर गई थी शहर की सैर पे इस्तांबुल में, अगर इतना ज्यादा सुर्ख रंग पहनकर और हैवी मेकअप करके बाहर निकला जाए तो इसका एक ही मतलब होता है। हाले ने मुस्कुराहट दबाई कि यू आर लुकिंग फॉर अ डेट या फिर वन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर भी इतना सुर्ख रंग पहनकर नहीं निकलते। अच्छा, पता नहीं। वो दानिस्ता इनकी तरफ से रुख मोड़कर अलमारी में चीजें उलट पुलट करने लगी। ये दावत किस खुशी में है? तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में। हमारे तस्वीर के इसके कानों में धुआं निकलने लगा। वो जहां की मुस्कुराहटें, वो शाइस्तगी, वो रेस्टोरेंट ले जाना, वो बास, वो सब किसी अपनायत के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि वो उसे कोई बिकाऊ माल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रखकर पेश करने वाली लड़की कोई पेशावर। इसके दिल पे बहुत से आंसू गिर रहे थे जहां सिकंदर हमेशा इस तरह इसे बेइज्जत कर दिया करता था। नेक्स्ट पार्ट।